पहलगाम में 26 बेगुनाह भारतीयों का खून बहाने वाला आतंकी साजिद कौन है वो भी आपको बता देते हैं। साजिद जट का असली नाम हबीबुल्लाह मलिक है। इसे लोग सैफुल्लाह के नाम से जानते हैं। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर का रहने वाला है। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और उसके विंग टीआरएफ का टॉप कमांडर है। इसके ऊपर घाटी में भर्ती, फंडिंग और घुसपैठ का जिम्मा है। जांच एजेंसियों को शक है कि साजिद जट इस्लामाबाद से ऑपरेट करता है। साजिद उर्फ सैफुल्लाह एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। आतंकी कहां से आए थे विनोद जी, हम सब जानते ही हैं। बस ये है कि हम चार्जशीट का इंतजार कर रहे थे जिससे कि दुनिया को एक और प्रूफ हम दिखा सके। आतंकी कहां से प्रायोजित किए जाते हैं, कहां से उनकी ट्रेनिंग होती है, वो आतंकी संगठन कहां से ऑपरेट करते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसमें जो अपने लोगों की भी जो भूमिका है उस पर एक दुख जरूर होता है कि यहां से भी उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा था, जो हम OGW कहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो उनके टेरर मॉड्यूल हैं, जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, वो यहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर यहाँ से न मिले तो वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। और कश्मीर तो छोड़िए, मुंबई में 26/11 हुआ था, उनको भी लॉजिस्टिक सपोर्ट मुंबई में मिला था। अभी जो हमारी एजेंसियों ने जो पर्दाफाश किया है कि जो पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है जिसमें लाल किला जो वाला विस्फोट, जो फरीदाबाद, लाल किला, जो हाँ, जितने भी रिकवरी हुई है, अभी सारे जो सपोर्टर्स थे, लॉजिस्टिक सपोर्टर वाले सारे स्थानीय लोग थे। फरीदाबाद का वो यूनिवर्सिटी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, ये सारे लोग जो है, तो ये बहुत चिंता की बात है। जी, जी, जी। निश्चित रूप से बहुत चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि इस पर सरकार के साथ साथ समाज को भी ध्यान देने की जरूरत है। खास करके उन वर्गों को जिन वर्गों से इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, उनके जो मौजूद लोग हैं, उनके जो जिम्मेदार संगठन है, उनको भी चाहिए कि जिस तरह की कोशिश रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं तमाम सारे आतंकवादी संगठन या अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने वाले, उनके खिलाफ एक माहौल बनाएं और ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को अलग थलग करें, तभी बात बनेगी। वरना क्या होगा कि होता क्या है कि ऐसे में मान लीजिए 4 निर्दोषी पकड़े जाते हैं तो एक आध निर्दोष भी मारा जाता है उसमें, तो वो उसका भी नुकसान। तो इसलिए ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, पूरे समाज की है। और बिना किसी मतभेद के, बिना किसी भेदभाव के सबको इसमें एकजुट होना चाहिए, तभी इस आतंकवाद के दंश का हम मुकाबला कर पाएंगे। कानून अपना काम करेगा। चार्जशीट दाखिल हुई है, उन को पकड़े जाएंगे, जो पकड़े गए उनको सजा होगी, कुछ मार दिए गए, लेकिन ये रुकना चाहिए सिलसिला तभी जब पूरा समाज इसके खिलाफ एकजुट होगा, पूरा देश एकजुट होगा। नहीं, लेकिन फिर वही तो समाज, एक अमुक समाज में मैं नाम लेके नहीं कहती, लेकिन तब भी वो खड़ा हो जाता है कि आप टारगेट कर रहे हैं, आप नेम एंड शेम कर रहे हैं, आप ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन एक फिल्म आ जाती है तो भी यहां पर लोग विचलित हो जाते हैं कि भाई क्यों पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी फिल्म भारत में बना दी गई। पाकिस्तान का ओरिजिन क्या है, पाकिस्तान की अब आज की हकीकत क्या है, ये तो दुनिया देख रही है ना। ये चार्जशीट कह रही है, चार्जशीट कह रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदियों के पर्व त्योहार पर जो हमले हुए, आप देखिए ना, एक पिता और पुत्र दोनों आतंकवादी। एक बाप ने अपने बेटे को आतंकवादी बनाया, वो ISIS में था, दोनों मिलकर के वहाँ करने चले गए। तो ये इतना आसान नहीं। जो पहलगाम हमला था 22 अप्रैल को, उसने इस बात को साबित किया है फिर से कि मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए अपने मजहब की उसकी अपनी परिभाषा है, उसके अनुसार वो दूसरे मजहब के लोगों को मारकर बताना चाहता है कि हम कौन हैं। और 22 अप्रैल सामान्य ये वैसे भी मारते थे, पहले भी वहाँ इस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं हुई, जब सिखों का हुआ है, कश्मीरी पंडितों का हुआ है, हिंदुओं का, लेकिन पूछ कर और भूल होने पर बिल्कुल उसका पैंट खोल करके देखना, उससे कलमा पढ़वाना, ये क्या था ये। और उसके पीछे जो अभी विनोद जी कह रहे थे, उसमें तो पूरी कहानी दी हुई है कि वो आया है तो कैसे ठहरा है, उसको भोजन कराया गया है, जगह बताया गया है, उन चारों के भी नाम उसमें है। ऑपरेशन महादेव में उनको मार दिया गया, ये भी बताया है। और अभी जो आपने प्रश्न किया है, अभी दिल्ली विस्फोट के बाद इस देश में जमीयते उलमाए हिंद जो मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है, उसके प्रमुख भोपाल में खड़ा होकर कहते हैं कि अगर जुल्म होगा तो जिहाद होगा। एक आदमी खड़ा होकर, किसी मुस्लिम संगठन ने या विपक्ष के नेता ने खड़ा होकर नहीं कहा कि यह कट्टरपंथ है, इसका हम सबको साथ मिलकर विरोध करना चाहिए, अगर सरकार की गलती है उस पर भी चर्चा हो। ये पंक्ति नहीं थी सुरक्षा कहां चला गया, फलाना कहां चला गया, ये चर्चा हमारे लोग करते हैं। हिंदू आतंकवादी नहीं है क्या, ये सारी चर्चाएं होती हैं। लेकिन जो अभी विनोद जी कह रहे थे सुनने में बहुत अच्छा है।
लेकिन जब आतंकवाद के उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद से मुकाबला संभव नहीं होगा। पहलगाम ने, खास करके मुनीर के उस बयान के बाद कि हिंदू और मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते हैं, जो उसका एक बड़ा असर वहां दिखा था, वो बिल्कुल एक कायम है और बहुत बड़े वर्ग के अंदर है और दुनिया में दिख रहा है। आज ही अमेरिका की खबर है कि बहुत बड़े बम होने के प्लान को पकड़ा गया है, 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं। आज की ही खबर है, अभी मैं सुनते आ रहा था। नीदरलैंड्स में अरेस्टिंग हो रही है। आप कहां कहां रोक रहे हैं? इसलिए भारत, पहले तो भारत अकेला था तो सब कहते थे अच्छा अच्छा ये तो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला है। कश्मीर का मसला है तो फिर अमेरिका को क्यों उड़ा दिया? इससे 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि देयर इज नो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। टेररिज्म सिर्फ आतंकवाद एक शब्द है और उसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। लेकिन एक और चुनौती इस वक्त दुनिया के सामने है, रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही ये खूनी जंग की चुनौती। क्या करीब 4 साल से चल रही रूस और यूक्रेन की ये खूनी जंग पर फुल स्टॉप लगने वाला है? बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन जंग पर विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अमेरिका, यूक्रेन और जर्मनी के बीच दूसरे दिन की बातचीत हो रही है। रूस ने भी इस पर पीस टॉक की सराहना की है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर 90% सहमति बन गई है। रूस ने साफ किया है कि नाटो में यूक्रेन का शामिल न होना सीज फायर के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। यूरोपीय संघ में यूक्रेन पीस प्लान पर क्या पुतिन अब इसे कहेंगे ओके? लग रहा है विनोद जी आपको, क्योंकि एक कोशिश है 90% तक सहमति बन जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे दिखाई देती है। आप बाकी बताइए। लड़ाई जो चल रही है, दोनों देश थक चुके हैं। यूक्रेन तो बुरी तरह तबाह हो गया है, इतना सुंदर अच्छा देश था, शहर के शहर शहर बर्बाद हो गए, खंडहर हो गए। और रूस पे भी बहुत असर पड़ा है, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके कितने हजारों सैनिक मारे गए हैं। तो रूस भी जानता है कि ये अंतहीन लड़ाई सी होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं ना, जैसे जब युद्ध विराम होता है तो कुछ इनको देना पड़ेगा, कुछ उनको छोड़ना पड़ेगा। उसी के तहत बातचीत हो रही है। जो पहला मेन मुद्दा था कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो, लड़ाई इसी मुद्दे पर शुरू हुई थी कि यूक्रेन नाटो में मेंबर बनने जा रहा था, तभी रूस ने हमला किया था। तो अगर यूक्रेन इसके लिए तैयार हो जाता है, नाटो देश तैयार हो जाते हैं कि नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो, तो एक बड़ी सफलता होगी रूस के लिए भी, एक पुतिन के लिए खास करके एक फेस सेविंग हुई अपने देश में कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया।